हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हमने ब्लैक होल्स के बारे में कई बार बात की है। हमें यह तो पता है कि अगर कोई चीज एक बार इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है, फिर चाहे वो एस्ट्रॉइड हो या कॉमेट या प्लैनेट या स्टार या फिर लाइट इटसेल्फ, वो कभी भी वापस बाहर निकल कर नहीं आ सकती। इसका मतलब ब्लैक होल के बाहर क्या चल रहा है इसका हमें अच्छा खासा अंदाजा तो है, पर उसके अंदर झांकने का अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं। लेकिन हाँ, देयर आर सम स्पेक्यूलेशंस। वांट टू नो माय फेवरेट वन? देखो, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके ब्लैक होल के अंदर का नजारा इमेजिन करना है तो क्वाइट सिंपल है। इस वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके अपने आसपास देखो। नहीं समझे? वेल, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है। विश्वास नहीं हो रहा है, राइट? वेल, ये पेपर देखिए। 2014 में पब्लिश किए हुए इस पेपर में अमेरिकन साइंटिस्ट निकोडेम जे पोप्लोस्की ने ये साफ साफ कहा है कि हमारा यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल के अंदर ही है। आई नो दिस इज अ क्रेजी एलिगेशन, राइट? तो लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड दिस। चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक फैक्ट से कि एक ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है। आई नो मैंने पहले भी बहुत बार इसके बारे में बताया है, बट स्टिल लेट्स डू अ स्मॉल रिविजन। हर स्टार के कोर के अंदर हर पल काइंड ऑफ एक टग ऑफ वॉर सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा होता है बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ग्रेविटी। बेसिकली स्टार के कोर में क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकलती एनर्जी स्टार के ऊपरी लेयर्स को ग्रेविटी से अपने अंदर कोलैप्स होने से रोकती है। और जैसे ही फ्यूजन का फ्यूल खत्म होने लगता है, ग्रेविटी के इनवर्ड फोर्स से लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर एनर्जी बचती ही नहीं है। और अगर स्टार काफी ज्यादा मैसिव हो तो इसका पूरा का पूरा मास अपने आप में ही कोलैप्स, यानी कि अपने आप में ही इम्प्लोड हो जाता है और वो स्टार बन जाता है, यस, एक ब्लैक होल। अब हमें यह तो पता है कि हर ब्लैक होल के अंदर होता है एक सिंगुलैरिटी, a point of zero volume and infinite density. According to scientists, ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली हर चीज इस सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है। But let me tell you, ये सिर्फ एक लौती सिंगुलैरिटी नहीं है। Yes, ब्लैक होल के अंदर जो आपको सिंगुलैरिटी दिखने को मिलती है, वो दुनिया में या यूनिवर्स में एक लौती नहीं है। एक और एक टाइप की सिंगुलैरिटी है जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग सिंगुलैरिटी। यस, जैसे मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यानी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन 1960s में जब स्टीफन हॉकिंग ने इसी एक्सपेंशन को रिवर्स में इमेजिन करने की कोशिश की, तो उन्हें एक ऑब्वियस सी चीज नजर आई। सारा मैटर किसी जमाने में एक बहुत ही छोटे इन्फिनिटली डेंस रीजन में पैक्ड रहा होगा। एन इन्फिनिटली डेंस रीजन व्हिच इज नथिंग बट अ सिंगुलैरिटी। यानी कि सिंगुलैरिटी के सिमिलैरिटी से काइंड ऑफ ऐसा नहीं लगता कि एक ब्लैक होल और एक बिग बैंग के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी चीजों को अपनी तरफ अपने अंदर खींचती है और बिग बैंग की सिमिलैरिटी से चीजें बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं? वेल, डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, A white hole। एक ब्लैक होल का कंप्लीटली ऑपोजिट ट्विन व्हाइट होल चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। और अगर किसी एक चीज को एक व्हाइट होल के अंदर एंटर करना हो तो उसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, which is again not possible। And interestingly, व्हाइट होल्स के भी मैथमेटिकल मॉडल्स में ये चीज सामने आई है कि व्हाइट होल्स में भी एक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी किसी ऐसे ही एक व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी से फॉर्म हुआ है? अगर हाँ, तो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने जितना मैटर आखिर आया कहां से इस व्हाइट होल के अंदर? वेल, कुछ थियरीज के अनुसार ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक्चुअली में कनेक्टेड होते हैं, और ये कनेक्शन उनका होता है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से। यस, दे बोथ शेयर द सेम सिंगुलैरिटी। यानी कि जो सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल में चीजों को अंदर की तरफ खींचती है, वही सिंगुलैरिटी एक व्हाइट होल में चीजों को बाहर की तरफ पुश करती है। यानी कि ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल में गिरे सारे मैटर से एक नया यूनिवर्स बन सकता है, और इसी आइडिया को यूज किया गया है इन द थियरी ऑफ फेकेंड यूनिवर्स। 1992 में फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन ने लाइफ ऑफ द कॉस्मोस नाम की एक बुक में एक हाइपोथेसिस को पब्लिश किया था, जिसका नाम था कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड फेकेंड यूनिवर्सेस। उस थियरी के हिसाब से जब भी कोई चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर देती है, वो सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है। समय के साथ मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर करके सिंगुलैरिटी का मास और साइज बढ़ने लगता है, until eventually उसका मैटर एब्जॉर्ब करने की लिमिट पार हो जाती है और सिंगुलैरिटी के दूसरी तरफ एक एक्सट्रीमली बड़ा एक्सप्लोजन जन्म देता है डॉटर यूनिवर्सेस को। ये नया यूनिवर्स पिछले वाले से इंडिपेंडेंट होगा, जिसमें यूनिवर्स फॉर्मेशन का प्रोसेस फिर से शुरू होगा। वो खुद के स्टार्स फॉर्म करेगा, खुद के सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज और खुद के ब्लैक होल्स भी। और यही ब्लैक होल्स फिर एक बार अपने अंदर
अंदर नए यूनिवर्सेस को जन्म देंगे और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तो मतलब इस थियरी के मुताबिक हर ब्लैक होल के अंदर, इनफैक्ट हमने जिन 2 ब्लैक होल्स की पिक्चर खींची है उनके अंदर भी पूरे के पूरे यूनिवर्सेस मौजूद है। हम इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के अंदर ही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थियरी गाइस? लेकिन ये सब सुन के आई थिंक आपके दिमाग में ये आएगा कि गौरव वो बात तो सही है, लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट? विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रूफ टू इट। वेल, नॉट रियली। ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर रॉजर पेनरोज ने अपने पेनरोज डायग्राम की मदद से अर्ली 1950s में ही इस थियरी का एक मैथमेटिकल और ग्राफिकल प्रूफ दिया था। पेनरोज का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। टू मच टू हैंडल, राइट? डोंट वरी, मैं हूं ना। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस ग्राफ को समझने का तरीका बताता हूं। अगर हमें किसी भी चीज का पोजीशन पता लगाना हो तो हम यूजुअली एक 2D या 3D ग्राफ को यूज करते हैं। एक 3D ग्राफ से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कहां है वो तो पता चलता है, लेकिन कब है उसका जवाब पाने के लिए हमें एक और डायमेंशन को ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इंसान जो कि एक 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, वो 4 डायमेंशनल ग्राफ बनाना तो दूर 4D को इमेजिन तक नहीं कर सकते। बट स्टिल जर्मन मैथमेटिशियन हर्मन मिन्कोव्स्की स्पेस और टाइम को 2D ग्राफ में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। इन ग्राफ्स को आज हम मिन्कोव्स्की डायग्राम्स कहते हैं। इसके लिए उन्होंने बेसिकली ये किया कि स्पेस के तीनों डायमेंशंस को कंबाइन करके एक्स एक्सिस पर लेकर आए और वाई एक्सिस पे टाइम को रखा। अब अगर मैं अपने आप को इस ग्राफ पर बनाने की कोशिश करूं तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक ही जगह पर बैठा हूँ, यानी मेरा पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी टाइम तो आगे बढ़ रहा है 1 सेकेंड पर सेकेंड। तो इस ग्राफ में मेरा पैथ कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब चलो इसमें थोड़ी स्पीड को ऐड करते हैं। मेरी स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी, मेरा पोजीशन उतने ही तेजी से चेंज होगा और टाइम एक्सिस से मेरा एंगल उतना ही बढ़ते जाएगा। मिन्कोव्स्की ने इस ग्राफ के एक्सिस को कुछ इस तरह से स्केल किया है कि लाइट का पैथ इसमें एक 45 डिग्री जितना एंगल बनाएगा। और यूनिवर्स के रूल्स के हिसाब से कोई भी चीज लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी यूनिवर्स की बाकी सभी चीजों का पैथ इस 90 डिग्रीज के ट्रायंगुलर रीजन में ही रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब इतने ही रीजन में हम ट्रैवल कर सकते हैं या से इतने ही रीजन को हम परसीव कर सकते हैं, और बस ऐसा ही एक रीजन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। इससे ऊपर वाला ट्रायंगल है हमारा फ्यूचर और नीचे वाला कोन है हमारा पास्ट। इन ट्रायंगुलर रीजन्स को अगर 3D में इमेजिन करें तो हमें मिलता है एक कोन, और इसीलिए इन रीजन्स को लाइट कोन्स कहते हैं। इन लाइट कोन्स के वॉल्स के बाहर ना हम ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही कोई चीज इन वॉल्स के अंदर आ सकती है, क्योंकि दोनों के लिए ही हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। सो जितना एरिया अपर कोन के अंडर आ रहा है, बेसिकली हमारा फ्यूचर इज द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जितना हिस्सा हम पास्ट में परसीव कर सकते हैं वो है यूनिवर्स का कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो अब हमें इतना तो पता चल ही गया कि हम 4D स्पेस टाइम का प्लॉट कैसे बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहां पर खत्म नहीं होती। ये लाइट कोन्स का एंगल और ओरिएंटेशन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मान लो कि हम किसी ब्लैक होल के नजदीक जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ खींचते चले जाएंगे, और मेन प्रॉब्लम यहीं पर आती है। ब्लैक होल से तो लाइट भी बेंड हो जाती है, यानी हमारा लाइट कोन ब्लैक होल की तरफ स्क्वीज और टिल्ट होने लगेगा। अब जैसे जैसे हम उस ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाएंगे, हमारे ब्लैक होल से बाहर निकलने के चांसेस कम और भी कम होते चले जाएंगे, और जैसे ही हम इवेंट होराइजन को पार कर लेंगे, फिर तो हमें इस यूनिवर्स को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर लाइट कोन अब पूरी तरह से ब्लैक होल के अंदर ही है। सो देयर इज नो वे आउट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर एस्ट्रोफिजिस्ट को तो यही चाहिए कि वो एक ब्लैक होल के अंदर झांक सके, लेकिन लाइट कोन्स के टिल्ट होने की वजह से साइंटिस्टों को उसे समझने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साइंटिस्टों को इसका भी एक इजी सोल्यूशन चाहिए था, एंड दिस इज वेयर डॉक्टर रॉजर पेनरोज केम इन। लाइट कोन की सिमेट्री को स्पेस टाइम के कर्वेचर से बचाने के लिए पेनरोज ने ग्राफ के एक्सिस को ही बेंड कर दिया। अब आपने ये लाइन तो अपने स्कूल में मैथ के पीरियड में जरूर सुनी होगी, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। पेनरोज ने इसी टेक्निक को यूज करके ये ग्राफ बनाया। आई नो इसे 2D ग्राफ में समझना थोड़ा मुश्किल है। आई मीन आफ्टर ऑल हम एक 4D ऑब्जेक्ट को 3D में विजुअलाइज करके फिर 2D में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन आपके पास एक बॉल है जिस पर एक चेस बोर्ड जैसा डिजाइन बना हुआ है। उसमें से हर स्क्वायर का एरिया एक दूसरे से इक्वल है, लेकिन जब हम उस बॉल को सीधा चेहरे के सामने रखकर देखते हैं, हमें दिखता है कि सामने के स्क्वायर्स बड़े हैं और एजेस पर ये स्क्वायर्स छोटे होते जा रहे हैं। बस ये ग्राफ भी कुछ इसी तरह काम करता है। ग्राफ के बैकग्राउंड को ही बेंड करके पेनरोज ने लाइट कोन्स के स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया, यानी उन्हें अब और भी आसानी से समझा जा सकता था। और अपने इसी डायग्राम की मदद से पेनरोज ने यह मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हाँ, एक ब्लैक होल के अंदर वाकई में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स मौजूद हो सकता है, एंड नॉट जस्ट दैट, एक पूरा
मल्टीवर्स भी। माइंड ब्लोइंग राइट? आई मीन एक ब्लैक होल में मल्टीवर्स। बट लेट मी टेल यू, ये कॉन्सेप्ट जितना माइंड ब्लोइंग है, इसे समझना सटीक तरीके से उतना ही ज्यादा मुश्किल है। पर आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर पाया। तो अब इतना सब सुनने के बाद, अपने दिमाग से इमेजिनेशन के गोते लगाने के बाद, क्या आपको ये लगता है कि सच में एक ब्लैक होल के अंदर हमारा ये गजब सा यूनिवर्स समाया हुआ है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, क्या आप इस थियरी से एग्री करते हो या फिर नहीं? और वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।